अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने हिजाब नावल की 4 एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। वो ज़रमीना, तुम यूनिवर्सिटी में? हानिया ने क्लास में आते ही उसे देखते हुए कहा। क्यों, आज मुझे छुट्टी थी क्या? ज़रमीना को पता था कि वो किस बारे में बात कर रही है, उसका इशारा किस तरफ है, फिर भी उसने उससे अनजान बनकर पूछा। मुझे लगा तुम कल वाले वाक़ये के बाद तो कुछ दिन संभल भी नहीं सकोगी, मगर मैं क्या देख रही हूँ, आप तशरीफ़ ला चुकी हैं। वो और अरम ज़रमीना के पास खड़े एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखते हुए ज़रमीना को मेंटली टॉर्चर किए जा रही थी। हानिया, आपको ज़रमीना के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है? फिज़ा ने ज़रमीना को खामोश होता देखकर एकदम से उनको जवाब दिया। ज़रमीना को लगा कि जैसे कल वजदा ने इसे जलील नहीं किया, उसकी इज्जत नफ्स का जनाजा निकाला है। आपने क्यों किया है ऐसा? क्यों हर गैर को मुझ पर बात करने का मौका दिया है? उसको अपने अंदर दर्द होता महसूस हुआ। वो स्वाति थी, एक अना परस्त कबीले की लड़की। आज उसकी अना मिट्टी का ढेर हो रही थी। ज़बत की एक हद होती है और वो ज़बत की हद ख़त्म हो रही थी। वो चीख चीख कर कहना चाहती थी, सुनो सैयद वजदान हुसैन शाह, मुझे तुमसे नफ़रत है, शदीद नफ़रत। वो खामोश रही। उसके पास आज बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, अलबत्ता सुनने को बहुत कुछ था, और वो ज़बत की ये बस सुनती जा रही थी। ज़रमीना, तुम इतनी बीमार हो, नहीं आना चाहिए था तुम्हें। आई यूनी, फिज़ा ने उसके हाथ में हाथ डालते पूछा। बगैर बोले आज वो बस चल रही थी। ज़रमीना, तुम्हें यकीन हो, सर के ऑफिस जाकर इनको बोलूँगी, इन्होंने बहुत गलत किया था कल। ठीक है, मैं भी तुम्हें ठीक है भाई, तो मैं नहीं तैयारी थी तो किसी और को तैयारी थी प्रेजेंटेशन। मुझे तो लगता है वो जानबूझकर ही तुम्हें सुनाना चाहते थे। प्रेजेंटेशन का सिर्फ इन्होंने बहाना रखा है। फिज़ा ने उसका हाथ छोड़ा। उसके सामने खड़े होते हुए उसे कहने लगी, जरी कुछ बोलो ना। वो नजरें झुकाए बस खड़ी रही, जैसे वो बोलेगी तो फूट फूट के रोएगी। अम्मा ठीक कहती थी, उसको आज नहीं आना चाहिए था। उसने दिल में सोचते हुए कहा, सरी तुम मुझे परेशान कर रही हो। तुम इस हानिया की बातों पर सीरियस हो रही हो, जो सर के पीछे पीछे पड़ी रहती, सर उसको मुंह भी नहीं लगाती। फिज़ा ने वैसे ही उसके सामने खड़े खड़े उसके दोनों हाथ पकड़ कर कहा, फिज़ा। उन्हें जैसे फिज़ा का नाम लिया, आंखों में अजीब सी सुर्खी आई। इसका ज़बत टूटने की आखिरी दर्जे पे था। अगर वो और फिज़ा अकेले इस जगह पे होती तो शायद वो उसके गले लगकर ऊंचा रोती, मगर वो जिस जगह थे वहाँ हर तरह स्टूडेंट थे। वो चाह कर भी अपना ज़बत नहीं तोड़ सकती थी। सर ने बहुत गलत किया फिज़ा, वो नज़रें झुकाए बस बामुश्किल इतना ही बोल पाई कि सामने कोने में खड़ा हुआ पीठ फेरे उसको वो शख्स नजर आया जिसने कल इसका गुरूर को रेजा किया था। वो हाथों में मोबाइल और चाय का एक कप पकड़े खड़ा किसी से बात कर रहा था। क्या सैयद वजदान हुसैन शाह उसके साथ इतना बुरा भी कर सकते हैं? उसने उसको देखते ही दिल में सोचा। मुसलसल इस पीठ फेरे शख्स को देखे जा रही थी। फिज़ा ने इसकी नज़रों को ताब करते हुए उसको देखा, जो आज पहले दिन की तरह ब्लू पैंट और ब्लैक कोट पहने था और सबको अपना दीवाना बना रहा था। सरी, उसने ज़रमीना को मुसलसल उल्टा देखने पर बाजू से पकड़कर आराम से लाया। क्या सोच रही हो तुम? वो जो खाली ज़हन लिए इस शख्स को देखे जा रही थी एकदम से फिज़ा की तरफ हुई। जैसे ही वो फिज़ा की तरफ देखने लगी, पीठ के वो शख्स अचानक पीछे मुड़ा। उसकी नजरें एकदम उस सरापे हुस्न पर पड़ी जो हिजाब में सफ़ेद चादर लिए खुद को लिपट रही थी। उसको लगा जैसे इसके इर्द गिर्द इसके अलावा कोई और है ही नहीं। उसने बस फकत एक नज़र उस पर लड़की पे डाली जिसने एक बार के देदार ने इसको दीवाना बना रखा था। उसको लगा हिजाब पहनने की कोई परी खुदा ने आसमान से भेजी है। ये तो लड़की इस दुनिया की तो है ही नहीं जिस दुनिया में वो खड़ा था। कौन है ये जिसके लिए मैं रात भर रोता हूँ और उसको एक नज़र भी नहीं देख सकता? उसकी कंधों पर पड़ी चादर ने उसके हिजाब ने उसको अपना असीर बना दिया है, जैसे कोई किसी शहर में जकड़ जाए और फिर कभी निकल ना सके। वो उसके हिजाब के शहर में जकड़ गया था। वो कब उस लड़की के सामने हारा, उसको पता ही नहीं चला। उसके एक दफ़ा के दीदार पर, फकत एक दीदार पर अपना सब कुछ हार गया था। उसके डिम्पल पर नहीं, उसके हिजाब पे हारा था। मैं इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता हूँ? मैं इतना खुदगर्ज तो नहीं था। मैंने तो अपने से पहले हमेशा अपनी बहनों का सोचा है, तो आज ये मैं कैसे कर सकता हूँ? 5 बहनों की होती हुई ये मैं मौलवी साहब से अपनी शादी के हवाले से क्यों पूछ रहा था? मैं कैसे भूल सकता हूँ? मेरी 5 जवान बहनें घर पे हैं, उनके कितने अरमान होंगे, कितना सोचा होगा उन्होंने अपने बारे में, और मैंने इनका एक बार भी नहीं सोचा। या अल्लाह, वजदान को इतना खुदगर्ज न बना।
क्या एक लड़की की मोहब्बत आज इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं अपनी बहनों को ही भूल गया? मुझे अपनी बहनों का पहले सोचना है। अब तो उनके दिल से शादी का अरमान भी ख़त्म हो गया होगा। क्या इनका ये मकाम उनका कसूर बन गया है कि वो सैयद घर में पैदा हुई हैं? क्या ये मकाम उनके लिए सारी ज़िंदगी का रोग बन जाएगा? अगर सैयद घर का रिश्ता ना आए तो मेरी बहनें उस अरमान को दिल में ही मर जाएंगी। मैं क्या करूं अल्लाह? वो अपने बेड पे बैठे सर को अपने दोनों हाथों में लिए उससे बातें वो अपने बेड पे बैठा सर को अपने हाथों में लिए खुद से बातें करने लगा। कभी अपने बालों को नोचने लगता और कभी दर्द की शिद्दत से अपनी कमटियों को दबाता। उसको लगा अब की बार दर्द उसकी बर्दाश्त से बहर है। वो उठा, बैग खोला और फिर सिरगिट निकाला। जैसे ही उसने सिरगिट निकाला दरवाजे पे दस्तक हुई। उसने फौरन सिरगिट अपने सराहने के नीचे रख लिया और सीधा होके बैठ गया। जी आ जाइए बच्ची, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं आप ही, बस लेटा था। वो तो मुझे भी पता है, मेरा भाई आजकल ज़्यादा ही लेटने लगा है। न बैर आते हो न तुम, ना अब हंसते हो, किसी से बात करते हो। वजी क्या हुआ है? फातिमा उसके पास उसके सामने आकर बैठी मुसलसल उसकी आंखों में देखती हुई बोलती रही, जैसे वो कुछ तलाश कर रही और वो बार बार नजरें झुका लेता। अभी आपसे एक बात पूछूं, आप खफा तो नहीं होंगी ना? इसने बहन की तरफ देखते हुए कहा। ना बच्ची, मैं पहले तुम्हारी किसी बात पर खफा होंगी जो अब होंगी। बोलो क्या पूछना है? अभी आपका दिल नहीं चाहता कि आपकी शादी हो? उसने बहन को अपनी तरफ देखते हुए नजरें झुकाकर पूछा। बहन जो उसके चेहरे को देख रही थी उसको देखती ही रही। इसने नजरें उठाई और बहन को देखने लगा जो अब भी खाली सी आंखों के साथ उसको देख रही थी। उसको यकीन नहीं आया उसका भाई उससे वो बात पूछेगा जिसको सोचकर उसकी बर्दाश्त से बैर की तकलीफ होती। वो उस तकलीफ से बचने के लिए इस बात को भूल जाना चाहती थी और भूल भी गई थी, मगर आज फिर से उसको इसी तरफ से गुजरना पड़ेगा। उसने सोचा भी नहीं था। आप भी मेरा बहुत दिल चाहता है आपकी शादी हो, आपको मैं लेने के लिए जाया करूं, ईद पे आपके लिए गिफ्ट भेजवाया करूं, आपके बच्चे मुझे मामू कहें। आप भी आपका दिल नहीं चाहता, आप भी आपका दिल नहीं चाहता ये सब हो। वो बच्चों की तरह बोलता जा रहा और वो जबरदस्त ये आंसू लिए उसे सुनती जा रही थी। ठीक है, टीचर्स डांटते होते हैं, ठीक है सर ने मुझे डांटा, तो इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? क्यों मैं हर चीज़ को अपने दिल पर लिए जा रही हूँ? क्यों हानिया की बातें मुझे इतना दुख देती हैं? क्यों मुझे सोच सोच कर दुख होता है कि कोई मेरे दिल से उनका वो रवैया नहीं निकलता? अल्लाह जी मुझे सब्र देना प्लीज़। वो नमाज के बाद बैठ कर हमेशा की तरह अल्लाह जी से बातें कर रही थी, उनको अपनी बातें बता रही थी, उनको शिकायतें लगा रही थी और वो वहीं घुटनों के बल बैठी थी कि अचानक उसे याद आया, उफ अल्लाह जी मैं तो भूल गई, मानो बीमार है, उसने सुबह से कुछ खाया नहीं, मानो मेरा बच्चा। वो भागती हुई मानो के पास गई और उसको अपनी गोद में लिया। वो भी शायद इसकी मदद थी। उसकी आते ही उठ के खड़ी होगी और म्याऊं म्याऊं करने लगी। मानो सॉरी, मैं तुम्हें टाइम ही नहीं दे पाती ना, मुझसे खफा ना होना मानो, मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं आजकल क्या सोचती हूँ और क्यों सोचती हूँ। वो मानो के माथे पर हाथ फेरती से बातें करती रही और उसके गोद में आंखें बंद किए सुनती रही। वो रात को सोने से पहले अपनी मानो पे दुरूशी पढ़ के फूंक के सोया करती थी। अल्लाह पाक मेरी मानो आपके हवाले है, इसका बहुत ख्याल रखिएगा रात में। ये इसकी रोज़ की दुआ होती है जो रोज़ वो किया करती। आप ही बोलिए ना। बहन को चुप बैठा देखकर फिर से बोला, क्या बोलूँ मैं बच्ची? भाई किस वालों पे वो सोचों से बैठ निकली। जैसे ही वो सोच रही हो कितने सालों से अब उसने इस बारे में सोचना छोड़ दिया था। कितने अरसे से उसने ये सोचा था कि वो भी एक लड़की है, बाकी लड़कियों की तरह उसके भी कुछ अरमान है, उसकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। अभी आपका दिल नहीं चाहता आपकी शादी हो, आपका भी अपना एक घर और जिंदगी हो। मेरा दिल चाहने से क्या होता है बच्ची? उसकी बहन की लड़जाती आवाज़ में जैसे इसने एक ख्वाहिश अपने अंदर ऐसी दबा दी कि अब उसको इस ख्वाहिश की अफवाहिश भी नहीं रहती। आप भी क्या सैयदजादी होने का ये मतलब है कि आप सारी ज़िंदगी घर पर बैठी रहे, अपने अरमानों को अपने सीने में दफन कर लें? भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। नबी वसल्लम ने तो कहा था कि आपके बच्चे जवान हो जाएं तो इनकी शादी करवा दी जाए। तो फिर आप ही क्या ये मकाम हमारी आजमाइश है? मैं जब भी आपको ज़ैनब को देखता हूँ तो बहुत दुख होता है मुझे। शादी की एक उम्र होती है, आप ही एक वक्त होता है, हर चीज़ हर बात एक वक्त पे ही अच्छी लगती है। आपके लिए कितने अच्छे घरों के रिश्ते हैं, लेकिन अबू ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो सैयद नहीं है। ऐसे नहीं बोलते बच्ची, हम तो दुनिया के वो खुशनसीब लोग हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से हैं।
हमारा मकाम हर चीज़ से अफजल है। हमारी ये खुशनसीबी कम है कि हम अहले बैत से हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से हैं, तो क्या हुआ हमारी शादियाँ ना हो, तो क्या हुआ हमारी ख्वाहिशें हमारे दिल के अंदर दफन हो जाए, तो क्या हुआ हम दूसरी लड़कियों की तरह नहीं सोच सकते, दूसरी लड़कियों की तरह ख्वाब नहीं देख सकते, दूसरी लड़कियों की तरह हम किसी सैयदादे के अलावा मोहब्बत नहीं हो सकती। हम बस ये पता है कि हमारी निस्बत अहले बैत से है और हमें बस लाज रखनी है इस मकाम की। वो आंखों में एक डर के लिए बस बोलती रही। वो अपनी बहन का दुख समझ सकता था। उसने सोच लिया था सुबह होते ही वो मौलवी साहब के पास जाएगा, उनसे पूछेगा क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि अगर सैयद घर का रिश्ता ना आए तो लड़की की सारी ज़िंदगी घर पर बैठी रहे। क्या नबी वसल्लम ने ऐसा कहा है? क्या कुरान ऐसा कहता है? किधर लिखा है आप अपनी बहन बेटी को घर में बिठा दो सिर्फ इस वजह से कि उसका रिश्ता सैयद घर से नहीं आया? मौलवी साहब, मैं पूरी रात नहीं सो सका। मैं बहुत अरसे पहले आपके साथ ये बात करना चाहता था मगर मुझ में हिम्मत नहीं हुई। मौलवी साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो फजर की अजान से पहले मस्जिद आया था ताकि वो बगैर किसी की मौजूदगी में मौलवी साहब से आराम से बात कर सके। बोलो ना मर्जदान, यकीनन तुम कल वाले मसले पे बात करना चाहते होगे। मौलवी साहब उसकी बात को समझ गए थे। वो मेंबर के पास आराम से टेक लगाए हुए पीछे हुए और बोले, मौलवी साहब, मैं बात को माँ फिरा कर नहीं करना चाहता, मैं आपसे डायरेक्ट बात करूँगा। मौलवी साहब, जब मैं सैयद आता हूँ, मैं अहले बैत से हूँ, क्या सैयद की शादियाँ सैयदों में हो सकती हैं, बैत नहीं हो सकती? देखो वजी सैयद आपकी दूसरी कौमों के साथ की बराबरी नहीं है। सैयद जो है वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से हैं और वो नबी जिनको खुदा ने अपना महबूब बनाकर भेजा है, वो नबी जिसके लिए पूरी दुनिया बनी है, वो नबी जिसका नाम खुदा के नाम के बाद लिया जाता है, वो खुदा ने अपना महबूब कहा है। उसकी निस्बत से सैयद एक अफजल ज़ात है। उनकी निस्बत से सैयद ज़ात का किसी से कोई मुकाबला नहीं, किसी से कोई बराबरी नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु ने फरमाया था कि लोगों की नस्ल बेटों से आगे बढ़ती है जबकि मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से आगे बढ़ेगी। तो तुम खुद ही सोचो वजी, इस कमली वाले की ज़ात के साथ किसी का कोई मुकाबला है, किसी की कोई बराबरी है? और रिश्ता तो हमेशा बराबरी में होता है ना। अगर रिश्ता बराबरी में ना हो तो वो किधर कामयाब है? मौलवी साहब, मैं बात मुकाबले की नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि सैयद शादी की सैयदों के अलावा किसी से नहीं हो सकती। वो आज अपनी और जरमीना की बात नहीं कर रहा था, आज वो अपनी बहनों के लिए बात कर रहा था। वो बहनें जो एक सैयद कराने के रिश्ते का इंतज़ार कर रही थी। देखो वजी, बहुत से अलमदीन बहुत कुछ लिखते हैं। अब यहाँ पर तुम बात सैयद लड़की या लड़के की नहीं कर रहे, यहाँ पे ये बात तुम सैयद की कर रहे हो। अब मैं तुम्हें दोनों का अलग अलग समझाता हूँ। मैं पहले तुम्हें लड़के को बताता हूँ। अगर एक लड़का सैयद है और वो सैयदों से बैत शादी करना चाहता है तो वो जायज़ है, वो कर सकता है। इसकी मिसाल हम अहले बैत से ही अगर ले लें तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ही बात करें तो इमाम हसन ने दो शादियाँ की और इमाम हुसैन ने 3। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की एक बीवी हज़रत उम्मे फ़िरदा अलैहिस्सलाम थी, दूसरी जावेदा, जिसने इमाम को जहर दिया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 3 ज़ौजा मोहतरमा थी, इमाम रबाब अलैहिस्सलाम, इमाम लैला अलैहिस्सलाम और शेरबानो अलैहिस्सलाम। इमाम हसन और इमाम हुसैन अहले बैत हैं और इनकी बीवियाँ सारी बीवियाँ सैयद घर से नहीं थी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम एक सैयद घराने का लड़के का बैत से शादी कर सकते हैं। और अगर हम एक सैयद लड़की की बात करें तो अहले बैत से किसी लड़की की शादी सैयदों से बैर नहीं हुई। अब वो अहले बैत थी तो वो एक अलग दर्जा रखती थी, उनकी शादी कैसे बैर की किसी से हो सकती है? अब अगर हम एक सैयद लड़की की बात करें तो बहुत से अलमादीन इस पर कुछ लिखते हैं। अब बहुत से अलमा कहते हैं कि सैयद लड़की माँ का दर्जा रखती है सैयदों से बैर, मगर कुरान में माँ सिर्फ नबी की बीवियों को कहा गया। जो नबी की बीवी होगी वो उम्मत की माँ होगी। वजदान, मेरी बात समझ रहे हो ना? उन्होंने सोचों में गुम वजदान की तरफ देखा और कहा, जी मौलवी साहब, मैं समझ रहा हूँ। आप बोले, आप चूँकि एक सैयद लड़की का दर्जा अफजल होगा तो अगर इसकी सैयदों से बैर शादी हो जाती है तो उसका शौहर पे उसका एहतराम फ़र्ज़ है, जो आजकल लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। तो हम एक सैयद लड़की की शादी बैर नहीं कर सकते। मौलवी साहब, अगर लड़का अच्छा हो, अच्छा ख़ानदान हो, हमें पता हो कि ये सैयद ज़ात की इज़्ज़त करेगा तो हम एक सैयद घराने की लड़की की शादी बैर नहीं कर सकते।
मौलवी साहब, ये कहाँ का इंसाफ है कि एक लड़की अपने घर पर अपने सर के बाल सफ़ेद कर ले सिर्फ इस इंतज़ार में कि सही लड़की का रिश्ता आए और इसके बाद सफ़ेद होने पर भी कोई रिश्ता ना आए तो फिर वो अपने अरमान अपनी कब्र में ही ले जाए। आपको आका इस्लाम का आखिरी खुतबा तो याद होगा ना, जिसपे इन्होंने वादे कहा था किसी अरबी को किसी अरबी पर कोई बरतरी हासिल नहीं बगैर तकवा के। तो मौलवी साहब, क्या एक सैयदजादी की शादी उससे नहीं हो सकती जो खुदा और उसके रसूल को मानने वाला हो, परहेज़गार हो, सैयदजादी का एहतराम करने वाला हो? बेटा बचतान में फिर से वही बात करूँगा, एक सैयद घराने की लड़की दूसरी लड़कियों से अफजल होती है और उसके अफजल होने की बस एक ही दलील है कि वो हमारे रसूल के ख़ानदान की है। रही बात शादी की तो बहुत से अलमादीन ये भी लिखते हैं कि लड़की की उम्र निकली जा रही है और सैयद घर का रिश्ता नहीं आ रहा तो वो अपने बाप की रजामंदी से बैर शादी कर सकती है अगर इसका बाप रजामंद हो तो। अब वल्लाह आलम इस बात में कितनी हकीकत है। जदान को सारी बातें समझ आ गई थी और बहुत सी बातों में वो उलझ कर रह गया था जिसको उसने खुद पढ़ना था, खुद सोचना था। आपका बहुत शुक्रिया मौलवी साहब, आपने मुझे अपना इतना कीमती वक्त दिया। उसने मौलवी साहब की तरफ देखा और उनका शुक्रिया अदा करके वुज़ू बनाने के लिए उठ गया। उसने सोच लिया था कि वह इस मसले पर खुद तहकीक करेगा। फिजा ऑन और थोड़ी देर लाइब्रेरी में जाते हैं, अभी तो क्लास को बहुत टाइम है। जरी पता नहीं क्या शौक है तुम्हें लाइब्रेरी का, पता नहीं कैसे पढ़ लेती हो तुम ये इतने मोटे मोटे नावल और किताबें। आपने कभी पढ़े होंगे तो आपको पता होना, मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है ओवर एक्टिंग करने की। वो दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ लिए जा रही थी। फिजा को फूल बहुत पसंद थे, वो हर फूल को बहुत गौर से देखती थी जैसे उनकी खुशबू अपने अंदर उतारी। खबरदार जो मेरे नावल को कुछ कहा तुमने। जरी ने फिजा के कंधे पे आराम से मारा और मुंह बनाकर कहने लगी, उसकी जुल्फों के होश में बेहोश हो गया। आप बताओ वो कैसे इसकी जुल्फों के होश में बेहोश हुआ? मतलब इसकी जुल्फों से इस कदर बदबू आ रही थी कि वो बेहोश हो गया। अब बंदा नावल न पढ़े बल्कि ओवर एक्टिंग पढ़े। फिजा ने एक नावल पढ़ा दूसरा करते हुए कहा, तुमने पढ़ा है जन्नत के पत्ते, पीरे कामिल, नमल, इश्क छीन? जरी इसको एक नावल गिन के बताने लगी। बहन, नावल कोई नॉर्मल लोग क्यों नहीं पढ़ते ना? नहीं है ये आप जैसे अब नॉर्मल लोग ही पढ़ते हैं। आपने जाना है लाइब्रेरी तो जाइए, मैं नहीं जा रही। फिजा ने एक खूबसूरत सफ़ेद गुलाब को ज़मीन पर बैठकर गिरते हुए कहा, मर जो तुम फिजा, मैं अकेली जाऊंगी लाइब्रेरी। नहीं बेटा सबर, मैं पूरी यूनिवर्सिटी को आती हूँ आपके साथ जाए। उसी ने उसी तरह के फूल को छूते हुए कहा, जरी नहीं तुम्हारे नहीं अंदर तुम्हारे वो बैठी हुई है जो तुम्हें अंदर जाते डर लग रहा है। मैं अभी फूलों को देखूंगी, फिर दफा हो जाओ तुम फिजा, बताओ किधर दफा हो जाऊँ? उसने मुस्कुराहट छुपाते हुए पूछा, जहन्नम में दफा हो जाओ और उन फूलों को भी अपने साथ लेकर जाना। फिजा को गुस्से से कहती वो लाइब्रेरी की तरफ चली गई। फिजा उसको जाते देखकर मुस्कुराने लगी। सर कैन आई एंटर? हानिया वजदान के ऑफिस में आई जो अपनी कुर्सी पर बैठा कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। यस, उसने कंप्यूटर से नजरें हटाते हुए उसको देखा और फिर काम करने लगा। हानिया को लगा उसकी सारी तैयारी धरी की धरी रहेगी। वो जो इतना तैयार होकर आई थी उसको एक नज़र भी नहीं देखा उसने। जी मिस हानिया, आपको कोई काम था? वो वैसे ही कंप्यूटर पर नजरें जमाए बैठा था। उसको खड़ा देखकर उसने खुद ही पूछा, सर वो एक्चुअली मुझे ये कहना था कि वो मुसलसल एक हाथ को दूसरे हाथ में दबाने लगी जैसे उसको कहने में मुश्किल हो रही थी। कहिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बार। उसने कंप्यूटर से नजर हटाई और उसकी तरफ देखने लगा जब ब्लैक टीम के ऊपर फ्रॉक पहने बाल खोले खड़ी थी। सर मुझे आपका पर्सनल नंबर मिल सकता है? उसने उसकी तरफ देखते हुए मुकम्मल एतमाद से पूछा। उसको लगा वो उसकी खूबसूरती से आखिर मुतासिर हो गया। क्यों चाहिए आपको मेरा नंबर? आंखों उसी के साथ टेक लगाते उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। इसको हानिया की इस बात से बिल्कुल भी हैरत नहीं होती। उसका नंबर लेना तो हर लड़की की ख्वाहिश थी। अक्सर लड़कियां हानिया की तरफ से खुद नंबर मांगती थी। हानिया को कुछ बोल नहीं सकेगी। उसको हर तरह से बात करना उससे इसको बिल्कुल इस लेडी की तवक्को नहीं थी। वो खूबसूरत पर एतमाद लड़की थी जिसका नंबर हर लड़का मांगता था और आज वो मांग रही थी तो वो जजान को तो खुश होकर देना चाहिए था, मगर इस तरह सीरियस होकर पूछना। सर वो स्टडी से रिलेटेड आपसे टॉपिक्स वगैरह डिस्कस करने थे, तब ही कह रही हूँ अगर आपका नंबर मिल जाता तो
की बार वो उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं कह रही थी, बल्कि नजरें झुकाई शर्मिंदगी से बोले जा रही थी। उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, उसने तो सोचा भी नहीं था। उसके मारने पर इसका जवाब क्यों भी हो सकता है। उस वक्त जो भी उसके मुंह में आया उसने कह दिया, हानिया आपको जो भी डिस्कस करना है आप क्लास में किया करें। मैंने क्लास में किसी को स्टडी से रिलेटेड बात करने से मना नहीं किया। अगर आपको क्लास में नहीं पूछना तो मुझसे ऑफिस में पूछ लिया करें, बट सॉरी मैं अपना पर्सनल नंबर नहीं देता किसी को। आई होप आप मेरी बात को समझेंगी। वो इस तरह कुर्सी के साथ टेक लगाए बैठा इसको कहकर चला गया और वो साकी से इसको देखती रही। आपको कोई और काम है मिस हानिया? उसने अब कंप्यूटर को देखते हुए कहा, जैसे कहना चाहता हो अब आप यहाँ से तशरीफ ले जा सकती हैं। नो सर। इसकी आंखों में एकदम से नमी उतर आई जो वाजिदा ने नहीं देखी थी। उसको लगा जैसे उसने सब कुछ गलत सुना और वो कैसे इसको इनकार कर सकता है, कैसे इसको ठुकरा सकता है। ठीक है मिस्टर वाजिदा, नंबर तो मैं आपका कहीं से भी ले लूँगी और अपनी इस बेइज्जती को भी याद रखूँगी। कुछ वक्त पहले तक मेरी ख्वाहिश थे तुम अब से। तो वो आंखों में आंसू लिए शख्स को देखते दिल में कहने लगी जो मुसलसल कंप्यूटर पर लगा काम कर रहा था।